हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन हाइपरबोला डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एलिप्स की क्वेश्चन और एलिप्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे हाइपरबोला। तो हाइपरबोला एक उस गतिमान बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार चलता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा से दूरियों का जो अनुपात है हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उस कांस्टेंट को हम ई से व्यक्त करते हैं। इस कांस्टेंट को हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, और इस एक्सेंट्रिसिटी हाइपरबोला की एक से बड़ी होती है। तो एलिप्स में और हाइपरबोला में ये मेजर डिफरेंस है कि डेफिनेशन तो दोनों की लगभग सेम ही है कि फोकस से दूरी, स्थिर बिंदु को फोकस, स्थिर रेखा को नियता कहते हैं, कि फोकस से दूरी और नियता से दूरी का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है। और तो कांस्टेंट एलिप्स में ई लेस देन 1 होता है, यहाँ पर ही कांस्टेंट ई ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम स्थिर बिंदु के निर्देशांक अल्फा बीटा माने और स्थिर रेखा का समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 माने, तो डेफिनेशन से एस पी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर से ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, और ये हाइपरबोला का इक्वेशन जब हम इसे खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ये हाइपरबोला की शेप होती है। ठीक है, कुछ इस तरह की इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये क्या है? सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन। मैंने आपको एलिप्स में भी बताया था कि ये सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो। तो हाइपरबोला के केस में इस टाइप की इक्वेशन एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, अब एलिप्स इसकी हाइपरबोला की डेफिनेशन देखिए। ये हमारा क्या है? गतिमान बिंदु है, ये स्थिर बिंदु है, ये स्थिर रेखा है। ठीक है, बिंदु इस प्रकार चलेगा कि एस पी अपॉन पी एम बराबर ई। ठीक है, इसके बाद हमने जैसे एलिप्स में डिफाइन किया था हाइपरबोला का अक्ष। हाइपरबोला का अक्ष या एक्सिस क्या होगी? वो रेखा जो फोकस से गुजरती है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है। डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता पर लंब है। तो ये हाइपरबोला की एक्सिस है। इसके बाद हाइपरबोला का शीर्ष। तो शीर्ष वो बिंदु होते हैं जहाँ हाइपरबोला और उसकी अक्ष का प्रतिच्छेदन होता है। तो हाइपरबोला और उसकी अक्ष का प्रतिच्छेदन इन दो बिंदुओं पर हो रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? इसके शीर्ष कहलाते हैं। और शीर्ष का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है? हमारा केंद्र कहलाता है। तो ये दोनों तो शीर्ष हैं, ठीक है, और इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो हाइपरबोला का केंद्र कहलाता है। कुछ ऐसी ही डेफिनेशन हमने एलिप्स में भी दी थी। ठीक है, और देखिए एलिप्स और हाइपरबोला दोनों में ही क्या होता है कि केंद्र से गुजरने वाली जितनी भी जीवाएं होती हैं वो केंद्र पर बाइसेक्ट हो जाती हैं, संधिभाजित हो जाती हैं। इसलिए हम इन दोनों कर्व्स को हम सेंट्रल कोनिक भी कहते हैं। सेंट्रल कोनिक से मतलब है सेंटर से जो भी जीवा निकलेगी वो सेंटर पर बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी कि दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि समद्विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे कोनिक को हम सेंट्रल कोनिक या केंद्रीय शंक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे हाइपरबोला का मानक समीकरण। तो हाइपरबोला का मानक समीकरण क्या है? अगर किसी हाइपरबोला के केंद्र मूल बिंदु पर और उसकी अक्ष को एक्स अक्ष हम मान लें, तो जो हाइपरबोला की इक्वेशन हमें मिलेगी वो हाइपरबोला की मानक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला में हमने क्या किया है? जो इसका फोकस था, फोकस से गुजरने वाली ये जो रेखा है और डायरेक्ट्रिक्स पर जो लंब है उसको हमने क्या मान लिया? एक्स अक्ष मान लिया। ठीक है, और जो इसका केंद्र जो है वो हमने मूल बिंदु पर मान लिया। तो केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर मान लिया। तो ये हमारी क्या हो गई? ये वाई अक्ष हो गई। ठीक है, अब ऐसा कैसे सेम हमने किया था एलिप्स में भी कि ए डैश जो दोनों शीर्षों के मध्य की दूरी है इसको हमने मान लिया था 2।
ठीक है। तो ए और ए डैश के बीच की दूरी को जो हमने 2a माना, इसके बाद हमने इस डेफिनेशन को लगाया हाइपरबोला की को और दो इक्वेशंस बनाई। उसके बाद हमने जैसे एलिप्स में निकाला था वैसे की वैसे फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ जाते हैं ए, फोकस के कोऑर्डिनेट ए 0 आ जाते हैं। इसका मतलब ये जो सी एस दूरी है वो हमको ए, क्योंकि ये केंद्र है और ये एस है तो ये सी एस दूरी ए मिल जाती है हमको। और केंद्र की डायरेक्ट से जो दूरी है यानी कि सी के हमको मिल जाती है ए अपॉन ई। तो ये दोनों जब हमको मिल जाती हैं तो हमारे नाभिकीय निर्देशांक हो जाते हैं ए 0 और नियता का समीकरण हो जाता है एक्स बराबर ए अपॉन। तो आपको याद हो तो इलिप्स में भी हमारे यही होता है, नाभि का कोऑर्डिनेट्स ए 0 और नियता का समीकरण एक्स बराबर ए अपॉन। तो इन दोनों में अंतर है वो ये है कि जो ई है वो यहाँ 1 से बड़ा होता है और इलिप्स में ई 1 से छोटा होता है। और यही कारण है कि ए अपॉन ई जो है वो दूरी कम होती है क्योंकि ई 1 से बड़ा है। ठीक है। अब हमारे पास हाइपरबोला की फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। तो हम हमने इस एस पी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर से हमने निकाला एस पी, क्योंकि पी तो हमारा एक्स वाई बिंदु है ही है, ये गतिमान बिंदु है पी एक्स वाई। तो एस पी बराबर क्या रहेगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है। और ये ई स्क्वायर ये पी एम आ जाएगा इस पी बिंदु की इस रेखा से दूरी। तो एक्स माइनस ए अपॉन ई डिवाइडेड बाय एक्स के गुणांक का स्क्वायर वाई के गुणांक का स्क्वायर। तो एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक है नहीं, तो नीचे अपना √1 आएगा जिसको हमने लिखा नहीं है यहाँ पर। इसको हमने पूरे को सिंप्लीफाई किया, देखिए पूरे को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के टर्म को इधर ले गए, ई स्क्वायर -1 कर दिया माइनस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर के पद को इधर छोड़ दिया। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 से। और ऐसा करने से क्या हुआ, ये हमको हाइपरबोला की क्वेश्चन मिल गई। ठीक है। तो हम क्या मानकर चले थे, ए डैश बराबर 2a हमने माना था और हमको हाइपरबोला की ये इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। लेकिन इसमें हम ये जो है ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 को अगर भी स्क्वायर मान ले, ठीक है, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये जो है हाइपरबोला का मानक समीकरण कहलाता है। इसमें अगर हम ये रख दें, इसकी जगह पर हम क्या रख दें, बी स्क्वायर रख दें, तो ये हमारा हाइपरबोला का मानक समीकरण बन जाता है। और ये हमारी हाइपरबोला की शेप है। अब इसमें देखिए ये हाइपरबोला जो होता है ये एक्स और वाई दोनों ही अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल होता है। हमारा एलिप्स भी क्या है, दोनों ही अक्षों के सापेक्ष सिमेट्रिकल होता है। एलिप्स के दो अक्ष कौन से होते हैं, एक दीर्घ अक्ष एक लघु अक्ष। तो यहाँ पर भी इसके दो अक्ष हैं, अभी इनको हम नाम दें, इस अक्ष को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष या इंग्लिश में ट्रांसवर्स एक्सिस। इस ट्रांसवर्स एक्सिस को हाइपरबोला दो बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, इन्हें शीर्ष कहते हैं हम हाइपरबोला। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस या संयुग्मी अक्ष। तो संयुग्मी अक्ष को हाइपरबोला कहीं पर भी नहीं काटता। आप इस हाइपरबोला की इक्वेशन में देखिए क्या ये वाई अक्ष को कहीं काटता है, तो x बराबर 0 रखिए। इसमें x बराबर 0 जैसे ही आप रखेंगे तो आपको y की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी मिल जाएंगी, काल्पनिक मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये y अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है। तो ये हमारा हाइपरबोला का समीकरण है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये एलिप्स के लिए होता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि वहाँ ई 1 से कम होता है। यहाँ ई स्क्वायर -1 क्योंकि यहाँ ई 1 से बड़ा होता है। जब ई 1 से बड़ा होता है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी स्क्वायर को पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा तो बी काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर नहीं लिखा जाना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखिए,
कि ये जो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 में एक्स बराबर अभी मैंने आपको बताया, इसमें अगर एक्स बराबर 0 रख दें तो क्या होगा, वाई बराबर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और ये वाई हमको काल्पनिक आ जाएगा। इसका मतलब कहीं वास्तविक बिंदुओं पर नहीं काटता है। अतः हाइपरबोला वाई अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेदन नहीं करता है, मतलब किन्हीं वास्तविक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम वाई अक्ष पर बी 0b और 0 माइनस बी दो बिंदु इस प्रकार ले लें कि बी डैश बराबर 2b, तब वाई अक्ष को हाइपरबोला का संयुग्मी अक्ष कहते हैं और संयुग्मी अक्ष की जो लंबाई है वो 2b के बराबर होती है। जो हमारी अनुप्रस्थ अक्ष है उसकी लंबाई तो 2a हमने मानी है, ठीक है, और जो ये संयुग्मी अक्ष है इसकी लंबाई को हम कहते हैं 2। तो यहाँ कहीं काटता नहीं है संयुग्मी अक्ष को, लेकिन फिर भी संयुग्मी अक्ष पर केंद्र से b दूरी ऊपर और b दूरी नीचे, ये जो b डैश रेखाखंड की लंबाई है इसे हम संयुग्मी अक्ष की लंबाई कहते हैं। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट है कि हाइपरबोला की अनुप्रस्थ अक्ष कहलाती है कौन सी, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष हाइपरबोला की अनुप्रस्थ अक्ष कहलाती है और इसकी लंबाई 2a। तो सवाल आते हैं सीधे ऐसे, आपको हाइपरबोला दिया जाता है कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई निकालिए, संयुग्मी अक्ष की लंबाई निकालिए, तो वहाँ आपको ये काम आए। फिर जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला के केंद्र से गुजरने वाली प्रत्येक जीवा केंद्र पर समद्विभाजित होती है, इसलिए इसे सेंट्रल कोनिक कहते हैं। और इलिप्स भी हमारा सेंट्रल कोनिक है, तो इलिप्स में भी ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड। तो ये देखिए, और अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, बोला अपन ने इसको, और ये है ये हाइपरबोला वाई अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल। ठीक है, और बल्कि एक्स और वाई दोनों अक्षों के सापेक्ष सिमेट्रिकल होता है, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं वाई अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। इसलिए क्या होगा, इसलिए देखो वाई अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, इसलिए एक वाई अक्ष के इधर फोकस है तो एक फोकस वाई अक्ष के इधर भी होता है। तो जैसे इलिप्स में सिमेट्री की वजह से दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, ऐसे ही हाइपरबोला में भी इसकी सिमेट्री की वजह से जैसा वाई अक्ष के इधर है वैसे के वैसे इधर है, तो इधर एक फोकस है तो इधर भी एक फोकस होना चाहिए, इधर एक डायरेक्ट्रिक्स है तो इधर भी एक डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए। ये हमारा वाई अक्ष है, ये नोटिस करें, ये अपना वाई अक्ष। तो वाई अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होता है, दो फोकस होते हैं, तो एक फोकस A0 है तो दूसरा माइनस A0 आता है। एक डायरेक्ट्रिक्स x बराबर a अपॉन ई है तो दूसरी माइनस a अपॉन ई हो जाती है। ठीक है, और ये अभी हमने देखा ही था कि बी स्क्वायर बराबर, हमारे हाइपरबोला के इक्वेशन में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम यहाँ से ई स्क्वायर निकालना चाहें तो वो क्या आ जाता है, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। तो एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम सीधा ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, बाकी ये तो है ही अपना। इसके बाद नाभिलंब, जैसा कि हमने इलिप्स में पढ़ा था वैसे वैसे नाभिलंब है, यहाँ फोकस से गुजरने वाली वो रेखा जो अक्ष पर लंब होती है नाभिलंब कहलाती। अगर ये दो बिंदुओं पर मिलती है हाइपरबोला को एल और एल डैश पर, तो एल एल डैश क्या कहलाता है, हमारा नाभिलंब की लंबाई। और नाभिलंब की लंबाई यहाँ पर भी 2b स्क्वायर अपॉन यही होती है, तो इलिप्स में होती है वही यहाँ पर है बट। और जो नाभिलंब के दोनों सिरे हैं एल और एल डैश, ये उनके निर्देशांक हैं ए बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखिए आप जब लंबाई निकालोगे आप तो 2b स्क्वायर अपॉन ए टोटल लंबाई हो जाएगी। और नाभिलंब की लंबाई को अगर आधा कर दें तो उसको अर्ध नाभिलंब की लंबाई कहते हैं। तो अर्ध नाभिलंब पूछा हो तो बी स्क्वायर अपॉन ए निकालना है, और नाभिलंब पूछा हो तो 2b स्क्वायर अपॉन ए निकालना है। ठीक है, फिर जैसे पैराबोला की इलिप्स की फोकल प्रॉपर्टी होती है, ऐसी हाइपरबोला की भी फोकल प्रॉपर्टी है जिसे कि हम नाभीय गुण कहते हैं। ये हाइपरबोला की फोकल प्रॉपर्टी क्या है कि हाइपरबोला पर स्थित किसी भी बिंदु की दोनों फोकस से दूरियों का अंतर 2a के बराबर रहता है, जहाँ पर कि 2a क्या है, उसकी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। ठीक है, तो यहीं से जैसे हमने इलिप्स को एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन दी थी
यहीं से एक हाइपरबोला को अल्टरनेट डेफिनेशन दी जाती है कि यदि कोई बिंदु इस प्रकार चले कि उसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर सदैव कांस्टेंट रहे तो वह हाइपरबोला को ट्रेस करता है और उस हाइपरबोला का जो संयुग्मी अक्ष है वो इस कांस्टेंट के बराबर होता है, सॉरी अनुप्रस्थ अक्ष जो है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। यानी कि अगर दोनों एस डैश पी माइनस एस पी बराबर 2a है अगर, तो वो एक ऐसे हाइपरबोला को ट्रेस करेगा जिसके अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने एलिप्स में भी इस पर आधारित किया था और हाइपरबोला में भी ये डेफिनेशन है। वहाँ एस डैश पी प्लस एस पी बराबर 2 होता था, यहाँ एस डैश पी माइनस एस पी बराबर 2। वहाँ दीर्घ अक्ष की लंबाई, यहाँ अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। तो आपको इसको साथ साथ बिल्कुल इलिप्स से कोरिलेट करके चलना है, क्योंकि इलिप्स का इक्वेशन में इसकी इक्वेशन में जरा से डिफरेंस होता है। इसकी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एलआर ये सब हमारी वही होती हैं जो इलिप्स की, लेकिन शेप में जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एक प्रॉपर्टी और देखिए, यदि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बराबर संयुग्मी अक्ष की लंबाई हो, अगर किसी हाइपरबोला में ऐसा हो कि संयुग्मी अक्ष की लंबाई और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई ये दोनों बराबर हो, तो क्या इक्वेशन का होगा देखिए आप, a बराबर b जब आप उसमें रख दोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1, या क्या बन जाएगी इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1, या ए स्क्वायर एलसीएम लेके उधर पहुंचा दोगे तो क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि अगर किसी हाइपरबोला में दोनों अक्ष जो हैं इनकी लंबाई बराबर हो, अर्थात ए बराबर बी हो, तो ऐसे हाइपरबोला को हम कहते हैं रेक्टेंगल। ये ध्यान देना, आप इसे सर्किल नहीं समझ लें, सर्किल तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं आयतीय अतिपरवल। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हम अपन जानते हैं कि एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर इसमें बी बराबर ए रख दें तो ये एक्सेंट्रिसिटी 2 हो गई। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी √2 होती है। ये सब शॉर्ट आंसर टाइप्स जो क्वेश्चन आएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव, उनमें हो सकता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की उत्केंद्र। तो कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्वेश्चन हो तो उसमें आपको एक्सेंट्रिसिटी दी हुई नहीं होगी। क्यों नहीं दी हुई होगी? क्योंकि उसकी एक्सेंट्रिसिटी √2 होती है। ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है सेकंड टाइप का हाइपरबोला। जैसे हमने इलिप्स पढ़े, 2 शेप के इलिप्स थे। पैराबोला हमने पढ़े, 4 शेप के पैराबोला थे। इसी तरह से अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये दूसरी शेप का हाइपरबोला है और इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की क्या, किसी हाइपरबोला में अभी जो हमने हाइपरबोला पढ़ा उसमें जो अनुप्रस्थ अक्ष वो एक्स अक्ष होती है, फोकस हमारे एक्स अक्ष पर माने हमने, केंद्र को मूल बिंदु पर माना। तो अगर किसी हाइपरबोला का जो अनुप्रस्थ अक्ष तो संयुग्मी अक्ष बन जाए और संयुग्मी अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष बन जाए, तो ये जो नया हाइपरबोला हमको मिलता है वो पहले वाले हाइपरबोला का कॉन्जुगेट कहलाता है। यानी कि अभी जो हमने हाइपरबोला पढ़ा उसमें हमारा क्या था, एक्स अक्ष तो हमारी थी उसमें अनुप्रस्थ अक्ष, तो हमने कह लिया वाई अक्ष क्या बन गई, अनुप्रस्थ अक्ष बन गई। ठीक है, और जो एक्स अक्ष है वो कैसी बन गई, संयुग्मी। संयुग्मी अक्ष कौन सा है, जो जहाँ पर कि हाइपरबोला उसको कहीं पर मिलता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा है हाइपरबोला जो हम पीछे पढ़ चुके। ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। लेकिन इसमें अगर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये होती है इस हाइपरबोला की इक्वेशन।
और इसे हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, जब ये इक्वेशन होती है हाइपरबोला की तो इसकी शेप होती है, इसकी अक्ष जो है एक्स अक्ष होती है यानी कि, और अगर वाई के आगे पॉजिटिव लगा हुआ है तो वाई अक्ष इसकी अक्ष होती है जिस पर कि फोकस सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके वो हाइपरबोला है और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्योंकि जो अनुप्रस्थ अक्ष था वो एक्स की जगह वाई हो गया, तो यहाँ जैसे एलएस में चेंज होता है ऐसे ये चेंज हो जाता है कि हम पहले से तो बी मान कर चलेंगे, इसको हम मान लेंगे 2b। ठीक है, और फिर हम ए को बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इसमें ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, तो ये हमारा है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो एक्चुअली में ये दोनों हाइपरबोला ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। ठीक है, ये हाइपरबोला अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें जो हमारी अनुप्रस्थ अक्ष है एक्स अक्ष, इसमें जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो वाई अक्ष। ठीक है, इसमें संयुग्मी अक्ष है वाई अक्ष। संयुग्मी अक्ष वो अक्ष होती है जिसको पैराबोला हाइपरबोला कहीं पर भी नहीं मिलता, तो इसमें संयुग्मी अक्ष कौन सी हो गई हाइपरबोला की, ये एक्स अक्ष हो गई। ठीक है, तो ये देखिए इन दोनों में ये डिफरेंस है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। तो हमको अगर ये पैराबोला तो इसका कॉन्जुगेट ये कहलाए। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इनकी इक्वेशंस को नोटिस कीजिए जरा, -x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें ए और बी का छोटा या बड़ा होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें फ़र्क पड़ता है कि ये माइनस किसके आगे लगा हो। तो ये माइनस अगर वाई के आगे लगा हुआ है तो वाई अक्ष संयुग्मी अक्ष होगा, माइनस अगर एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है तो एक्स अक्ष संयुग्मी अक्ष होगा। तो उपरोक्त दोनों ही एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं। ठीक है, अब ये एक्स अक्ष संयुग्मी अक्ष है तो संयुग्मी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई तो हो जाएगी 2b, ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारा b मान के चले। ठीक है, तो ये संयुग्मी अक्ष की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक को हमने माना है 2b। ठीक है, तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2b, तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई हो जाएगी 2। नाभियाँ 0 ± b इसकी, और नियता y बराबर ± b अपॉन, और नाभि लंब की लंबाई लेटस रेक्टम, नाभि लंब मतलब लेटस रेक्टम, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जैसे एलिस में थी हर जगह a की जगह b, b की जगह a आ जाएगा, तो देखिए हर जगह यही हुआ 2a स्क्वायर अपॉन, और ई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ से देखिए तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1, तो ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 + a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसे याद रख लें, इसे याद रख लें, एक ही बात है, यहीं से हमारा ई जो है वो निकल जाता है। तो ये सारे क्या है हमारे डेफिनेशंस हो गई हाइपरबोला की। 2 तरह के हाइपरबोला होते हैं, सारी ये हमको पता होनी चाहिए। इसमें संयुग्मी अक्ष से क्या मतलब है, अनुप्रस्थ अक्ष से क्या मतलब है, क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगले लेक्चर में अपन इनके क्वेश्चंस करेंगे। ओके।